नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चुनाव में सबसे बड़ा कमाल तो महाराष्ट्र में हो रहा है और कमाल यह हो रहा है कि मोदी जी महाराष्ट्र में जिस नेता को खत्म करना चाहते थे, जिस नेता की राजनीति समाप्त करना चाहते थे, पार्टी तोड़ना चाहते थे, वही नेता सड़क से उठकर आज मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर बन गया। जी हां, सबसे बड़ा चैलेंजर, इतना बड़ा चैलेंजर कि मोदी को आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी नेता से हिंदुस्तान में, तो ममता बनर्जी से नहीं है, वो स्टालिन से नहीं है, वो केजरीवाल से नहीं है, शरद पवार से नहीं है, अखिलेश यादव से नहीं है, तेजस्वी से नहीं है। मोदी अगर वाकई किसी से घबराए हैं आज की तारीख में तो वो ये शख्स है, उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे की रैलियों में जिस तरह का समंदर आ रहा है, लोगों का समंदर आ रहा है, सच ये है कि भाजपा वाले भी डरे हुए हैं कि कहीं इस बार महाराष्ट्र में ये जो उद्धव की लहर है, इस लहर में कहीं मोदी जी की कश्ती ना डूब जाए। सेनापति नेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा। तो आपने क्या नारा दिया अब की बार? भाजपा तड़ीपार। अब दोस्तों, उद्धव ठाकरे इस बार मोदी जी का विजय रथ किस तरह रोकेंगे और उसके पीछे असली वजह क्या है, वो तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और दरअसल इसका जवाब यह है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 48 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद। यूपी में 80 और महाराष्ट्र में 48, यानी यूपी और महाराष्ट्र में जिसने खेला किया उसके सर पर प्रधानमंत्री का ताज आना ही आना है। पिछली 2 बार से मोदी जी ने यही खेल किया है। 2014 में 48 में से 41 सीटें मोदी जी ले गए थे और उसके बाद 2019 में वही विक्ट्री फिगर को उन्होंने रिपीट किया है, फिर 48 में से 41 सीट ले गए। अब सच्चाई ये है कि 2014 में और 19 में मोदी जी के साथ उद्धव ठाकरे थे और आज उद्धव ठाकरे मोदी जी से ना सिर्फ दूर हैं, उनके सबसे बड़े चैलेंजर हैं। तलवारें खींच रखी और ये तलवार कहीं ना कहीं मोदी का रथ रोक सकती है, इसीलिए महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, अगर इस चुनाव में 2024 के फाइनल में महाराष्ट्र की ताज़ा स्थिति देखें, लेटेस्ट अपडेट देखें, तो महाराष्ट्र में इस बार 5 फेजेस में चुनाव होने थे। 4 फेज में चुनाव खत्म हो चुके हैं। आप कह सकते हैं तकरीबन 35 सीटों पर, 35 सीट्स, 48 में से 35 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया, लॉक हो गया है। 13 सीटें बची हैं और ये 13 सीटें उद्धव ठाकरे के गढ़ में, यहाँ मुंबई के चारों तरफ। और आप कह सकते हैं कि इन 13 सीटों में मोदी जी की हालत बहुत पतली है। और अब तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि जो पिछले 4 फेज थे जहाँ मोदी जी ने बेटर किया था, वहाँ भी अगर आधी सीटें, 35 में से आधी सीटें अगर मोदी जी जीत जाते हैं, इट विल बी अ रिकॉर्ड, इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। ये अचीवमेंट होगा मोदी जी के लिए। और ये जो 13 सीटें हैं, इसमें 2-4 ही मोदी जी के हाथ आ जाए तो कम से कम पगड़ी उछलने से बच सकती है मोदी जी। लेकिन होने क्या जा रहा है, क्या वाकई उद्धव ठाकरे की लहर में, जी हाँ, लहर में मोदी जी की कश्ती महाराष्ट्र में डूब सकती है? अब सोचिए आप कि जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, अगर वहीं कश्ती डगमगा रही है, नाव डगमगा रही है, तो फिर ये जो विजय रथ है मोदी जी का इस बार, वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली कैसे पहुंचेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑफ 2024। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान का मानचित्र देखें तो मोदी जी को हर तरफ से, हर दिशा से दिक्कतें आ रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बंगाल जाते हैं तो बंगाल में पिछली बार 18 सीट ले गए थे, इस बार 18 मिलेंगी नहीं मिलेंगी कोई गारंटी नहीं है। बिहार में तो जैसे नीतीश कुमार पर्दे के पीछे कोई दूसरा ही खेल खेल रहे हैं, मोदी जी की जगह वो पर्दे के पीछे लालू तेजस्वी के साथ हैं। और यहाँ पर 40 में से 39 सीट मोदी जी इस बार लेंगे, कुछ कह नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में अचानक हर चरण के बाद, हर फेज के बाद हालत बिगड़ती चली गई। आप कह सकते हैं धीरे धीरे सांस उखड़ रही हो, जैसे बीजेपी की रथ के पहिए धीरे चल रहे हो।
जो भी है, उत्तर प्रदेश में भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान एक नया स्टेट है और हरियाणा ये भी एक नया स्टेट है। ये दो नए स्टेट जहां पर 100% स्ट्राइक रेट थी मोदी जी की। पिछली बार हरियाणा में 10 में 10 ले गए, राजस्थान में 25 में 25 ले गए। यहाँ भी नुकसान हो रहा है, यहाँ भी नुकसान हो रहा है। कर्नाटक में भी नुकसान है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। लेकिन महाराष्ट्र, जी हाँ, 48 सीटों वाला नुकसान, यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं। और अगर 48 सीट में मोदी जी पिछली बार 41 ले गए थे, इस बार अगर 35 सीट नहीं लाए, इस बार 35 सीट्स नहीं लाए तो दिक्कत होगी। और ये 35 सीटें खुदा न खास्ता एनडीए की, जी एनडीए की बता रहा हूँ, अगर ये 25 तक आ गई या 25 से नीचे उतर गई संख्या, तो एक चीज़ आप मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे ने जैसे रथ का पहिया ही फंसा दिया, वो पहिया आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो सवाल इस बात का है कि क्या मोदी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के चैलेंज को तोड़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं चैलेंज के आगे मोदी की जो चुनौती है वो धीरे धीरे फेज वाइज खत्म होती चली जा रही है। और मेरा जो फाइनल क्वेश्चन है वो एक ही है जो भाजपा के लोकल लीडर्स मुंबई में कह रहे हैं आज की तारीख में, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठाकरे की लहर में महाराष्ट्र में मोदी जी की कश्ती ही ना डूब जाए। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि असली डू और डाई बैटल, मोदी और शाह का करो या मरो का जो असली युद्ध है वो मुंबई की धरती में लड़ा जा रहा है। और आज मुंबई की धरती के 2 रिपोर्टर, जी हमारे साथ होंगे सुधीर सूर्यवंशी, बहुत ही एक्सपीरियंस रिपोर्टर हैं, 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो मुंबई से सीधे लाइव होंगे। और मुंबई पे बारीक नज़र रखने वाले अशोक वानखेड़े टाइगर जो दिल्ली में है, वो भी लाइव होंगे। और हम पूरी तरह से इस सवाल को डिकोड करने जा रहे हैं कि क्या ठाकरे सबसे बड़ा झटका मोदी को देने जा रहे हैं इस बार। टाइगर, क्या आपको लगता था कि मोदी जी जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी, उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं ईडी से घेरने की कोशिश की, उद्धव ठाकरे के कई लोगों को जेल भेज दिया, जिसमें संजय राउत उनके मैन फ्राइडे थे, बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी का सिंबल ले लिया, पार्टी का नाम बदल दिया, और एकनाथ शिंदे जो उनके कारिंदे थे उनको उसी कुर्सी पे बैठा दिया जहां उद्धव ठाकरे बैठे थे। यानी मोदी सड़क पर लिया है, सड़क पर उद्धव ठाकरे को लिया है। और ये कोई 10 साल पहले की बात नहीं है, चंद दिनों की पहले की बात है, 1.5 साल पहले। जिस आदमी को मोदी सड़क पर ले आए, क्या वही आज तलवार उठा के सामने चल रहा है? और क्या तलवार के आगे मोदी का रथ रुक गया है? देखिए दीपक भाई, ये उद्धव ठाकरे नहीं है। ये जो हमला हुआ ये बाला साहब ठाकरे पे है। महाराष्ट्र के राजनीति में मराठी अस्मिता को जगाने वाले उस अंगार को है। और बाला साहब ठाकरे भी फिनोमिना अपने आप में नहीं थे। उनके पिता प्रबोधनकार ठाकरे, वो उनसे भी बड़ा नाम था। तो ये परंपरा है ठाकरे परिवार की, और उस परंपरा पे आपने हमला बोल दिया। आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि संघ का कार्यालय नागपुर में, लेकिन जनसंघ कभी पनपा नहीं, भाजपा कभी पनपी नहीं। सुधीर भाई, मैं गलत हूं तो बता सकते जी। ये बाला साहेब ठाकरे की उंगली पकड़कर राजनीति में महाराष्ट्र में एंट्री की, इस लायक बने कि वहां शिवसेना की सरकार में भाजपा पार्टनर बने। इस स्थिति में बाला साहब ठाकरे ने लाया। बाला साहब ठाकरे ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि भाजपा अपने आप को इतना हावी कर देगी महाराष्ट्र की राजनीति में कि वो मेरे राजनीतिक दल को समाप्त करेगी। जी, परंपरा तो आप ये क्या कह रहे हैं? टाइगर नहीं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ठाकरे पर जिस तरह से हमला किया मोदी ने, वो हमला गलत था। क्या मोदी ठाकरे परिवार को, शिवसेना को अंडर एस्टिमेट कर गए? क्या मोदी और अमित शाह की गणित कहीं गड़बड़ा गई? उनका असेसमेंट ठीक नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस था? इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर गए मोदी शाह?
उन्होंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया, वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर गए। ओहो, उन्हें लगा मोदी है तो मुमकिन है, उन्हें लगा शिवसेना की विरासत मात्र सिंबल या नाम में है, ठाकरे नाम में है, ओह शिंदे के साथ नहीं, ठाकरे मायना रखता है। जी। अब मैं खैर अब मोदी और ठाकरे परिवार की जो अदावत है उसको मैं किनारे करता हूं। मैं सीधे सुधीर सूर्यवंशी जो इस वक्त मुंबई से जुड़े हैं उनसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, और क्योंकि 20 तारीख को आखिरी चुनाव है, आखिरी मतदान का फेज है, सारी सीटें महाराष्ट्र की 48 सीटें लॉक हो रही हैं। सुधीर साहब, आप तो मुंबई में हैं, आपका इंटरेक्शन शरद पवार से भी होता है, देवेंद्र फडणवीस से भी होता है, उद्धव ठाकरे के साथ भी आप चाय पीते हैं, उनके घर जाते हैं, आप तो सबसे मिक्स होते हैं, मिक्स भी होते हैं, रिमिक्स भी होते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या आज जो आप रैलीज कवर कर रहे हैं, जैसे कल मोदी का रोड शो था, या फिर आप शरद पवार की रैली में जा रहे हैं, ठाकरे की रैली में जा रहे हैं, करंट कहां दिख रहा है? किसकी रैली में करंट दिख रहा है? किसकी रैली में भीड़ उमड़ रही है? किसकी रैली में कनेक्ट है? किसकी रैली में? मोदी की रैली में, शाह की रैली में, फडणवीस की रैली में, शिंदे की रैली में, शरद पवार की रैली में, या फिर उद्धव ठाकरे की रैली में? किसकी रैली में भीड़ उमड़ रही है? करंट कहां है? दीपक जी, आपने भी सोशल मीडिया पे काफी वीडियो देखे होंगे, और मैंने भी काफी 1-2 रैली अटेंड की उद्धव ठाकरे की। तो सबसे बड़े पैमाने पे जो भीड़ उमड़ रही है उद्धव ठाकरे की रैली में उमड़ रही है। उसका कारण है कि उद्धव ठाकरे के साथ में जो सहानुभूति है, जो जिस उनकी पार्टी और उनको सरकार गिराई गई उसके बाद में। दूसरी अहम बात है कि उद्धव ठाकरे लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो बाकी राजनेता है, आते भाषण देते चले जाते, लोगों का उनका कनेक्ट नहीं होता है। तो उद्धव ठाकरे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का जो वोटर है, जो उनके दिल में है, दिमाग में है, वो बात उद्धव ठाकरे बता रहे हैं लोगों को, अपने मंच पे बेखौफ होके बोल रहे हैं। तो इसलिए वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे पत्रकार होते तो टाइगर को चैलेंज दे रहे होते, आज की तारीख में टाइगर के टक्कर के होते आप। मैं समझ गया कि काफी उनकी कैची ओरेटरी है, उनके भाषण में एक आकर्षण है। और वो, मैं तो मराठी नहीं जानता, लेकिन अगर मराठी जो लोग जानते हैं उसमें कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का कटाक्ष और पंच और उस तरह का लय उसमें दिखता है। खैर, भाषण अपनी जगह पे। टाइगर, क्या मैं मानूं कि अगर ममता बनर्जी बंगाल में है और तेजस्वी बिहार में है, अखिलेश यादव जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और उद्धव ठाकरे अगर मान लिया जाए बंबई में है, तो आज की तारीख में तलवार लेके आगे कौन दौड़ रहा है? आपको क्या लगता है, किसमें 440 वोल्ट का करंट है? और मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है विपक्ष में आज की तारीख? मोदी के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा खतरा मैं उद्धव को मानूंगा, क्योंकि 48 सीटें हैं। देखिए, 48 सीटें हैं, पार्टी टूटी है। विपरीत अवस्था में लड़ना एक बात अलग है, विपरीत अवस्था में लड़ना एक बात अलग है। तेजस्वी के पास संगठन है, टूटा नहीं है, संगठन है। अभी सरकार में थे, फिर सरकार के बाहर थे। ममता के पास सरकार है, संगठन है, उनका संगठन टूटा नहीं है, सब कुछ है, पैसा भी है। अखिलेश के पास सब कुछ है, अखिलेश के पास अपनी पार्टी है। इनके पास विधायक नहीं, इनके पास सांसद नहीं, इनके पास पार्टी का सिंबल नहीं। इसने विपरीत अवस्था में भी यदि 48 में से 40 सीटें ब्लॉक करने की औकात रखते हैं, तो फिर उसे क्या कहेंगे आप? उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूं मैं। और बाकी नेताओं पे कितनी पता नहीं है पीड़ा है। यहां तो बेटे को तक मर्डर केस में इन्वॉल्व करने की बात हो रही, पत्नी को ईडी की नोटिस मिलती है, सारे रिलेटिव्स को ईडी की नोटिस पे है। 24 घंटे चौपर चेक होता है, 24 घंटे बरकरार है कि कहां से पैसा आता है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लाइफ लाइन थी, वहां कई 1-1.5-2 साल हो गए चुनाव नहीं है, कॉर्पोरेशन सरकार चला रही है। सब स्रोत घोट दिए गए हैं, सब दूर से है। इसके बावजूद यदि वो शख्स खड़ा है सिर्फ, तो अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के भरोसे। आज कार्यकर्ता बस से लाना नहीं पड़ता। उद्धव के लिए लोग आज टूट पड़ते हैं। और सही कहा सुधीर भाई ने, महाराष्ट्र में जितने वक्ता है, एक जमाने में शरद पवार भी वक्ता थे, लेकिन अब शरद पवार को तो व्याधि है, इसलिए वो ज्यादा बोल नहीं सकते, उम्र भी हो गई है।
लेकिन जी। डायरेक्ट कनेक्ट करता है और ऑन हेड ऑन लेता है, डरता नहीं है। एक डरता नहीं, हेड ऑन लेता है सीधा मोदी जी को, सीधा अमित शाह को, कोई लिहाज नहीं है। ये मोदी जी को बोलना पड़ा कि मेरे बड़ा स्नेह है, मैं वहिनी को फोन कर करके पूछता था तबीयत कैसी है। क्या कहूं, केजरीवाल से भी ज्यादा एग्रेसिव हैं उद्धव ठाकरे। यकीनन, यकीनन जी केजरीवाल से ज्यादा एग्रेसिव है। टाइगर, एक सवाल यहां पर, एक बड़ा सवाल है आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों मराठी पत्रकार हैं, मराठी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, आप मुंबई के डीएनए को समझते हो, महाराष्ट्र को समझते हो। आज की तारीख में आप दोनों लोग एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, अगर मैं मराठी पत्रकार गिनना शुरू करूंगा, जो सरकार के खिलाफ बेखौफ बोल रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि क्या ठाकरे का जो डीएनए है, ठाकरे का जो नाम है, क्या आज की तारीख में वो मोदी से बड़ा है मुंबई में? यकीनन, सवाल ही नहीं उठता। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी इज द किंग ऑफ महाराष्ट्र। दीपक भाई, अमित शाह बोल रहा है। जरा मुंबई का इतिहास देखिए। इन गुजरातियों के कब्जे से मुंबई छुड़ाने के लिए 107 शहीदों ने अपनी जान दी है। महाराष्ट्र में मुंबई खैरात में नहीं ली, खून दे के ली है मुंबई। और उस मुंबई को फिर से गुजराती लूटते होंगे तो महाराष्ट्र जग जाएगा। सह्याद्री को आप कमजोर मत समझिएगा। जब सह्याद्री ललकारता है तो हिमालय को भी 2 बार सोचना पड़ता है। सुधीर भाई, ये टाइगर बड़ी बात कह रहे हैं। क्या आज की तारीख में मुंबई में मोदी से बड़ा नाम ठाकरे है? अब बिल्कुल यकीनन ठाकरे बड़ा नाम ना होता तो मेरे ख्याल से कोई प्राइम मिनिस्टर रोड शो नहीं करता। मैं बहुत साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर ने मैंने देखा नहीं नजदीक 20-25 साल में कोई प्राइम मिनिस्टर रोड शो करा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रैली करते थे, रोड शो किया वो प्राइम मिनिस्टर मैंने पहली बार नरेंद्र मोदी जी को देखा है, वो भी घाटकोपर में। वहां पे गुजराती बहुल एरिया ज्यादा है, लोग ज्यादा है, इसलिए मेरे ख्याल से सेफर साइड उन्होंने वो लोकेशन भी चूज किया होगा। तो मुझे लगता है कि मुंबई में ठाकरे ही नाम है। जर्नलिज्म में शिवसेना बीट रहता है, लेकिन ठाकरे ही बीट रहता है। तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन में बता देता है, जैसे कांग्रेस का बीट रहता है, एनसीपी का बीट रहता है, बीजेपी का बीट रहता है पत्रकारों के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना ने कि ठाकरे का बीट, मातोश्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग रहता है डिटेल करता है, वही बीट रहता है। इसलिए मुंबई और ठाकरे तुम अलग नहीं कर सकते, एक सिनोनिम है। एक इसलिए महाराष्ट्र का कोई भी आदमी, वो विदर्भा हो, मराठवाड़ा हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, वो खानदेश हो, जब मुंबई में आता है तो उसका ऑटोमेटिक कनेक्शन ठाकरे से जुड़ जाता है। वो मराठी आदमी की वजह से जुड़ जाता है। उसको लगता है कि ठाकरे है तो हम है, ठाकरे नहीं है तो हम नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से ठाकरे से आप बंबई से अलग कर नहीं सकते। एक काफी एक इमोशनल जो कनेक्ट कहते हैं, वो इमोशनल कनेक्ट मराठी आदमी और ठाकरे में वही कनेक्ट। आप बाकी दूसरी आप दूसरी ओके गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुंबई की जो लाइफलाइन एक तरफ जैसे लोकल ट्रेन है, इसी तरह से अगर मुंबई का कॉर्पोरेट जगत देखें या उसका क्रिकेट का फ्रेटर्निटी देखें या फिर बॉलीवुड देखें या फिर वहां के धन्ना सेठ देखें, उन सब में कनेक्ट ठाकरे का है। ठाकरे एक तरह से मुंबई का पर्याय। एक चीज यहां पर टाइगर पूछना चाहूंगा, क्योंकि बात ठाकरे कर हो रही है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी ताकत, सारी दौलत, सारा पैसा, सारी मीडिया, सारी ताकत भी अगर झोंक दें तो क्या ठाकरे की लकीर मिटाई नहीं जा सकती? सवाल नहीं उठता। खूब कर दिया आपने जितने नाम दिए, क्या छोड़ा? ईडी, सीबीआई, पैसा क्या नहीं किया? ये 50 खोके खा गए बोके क्या है? सूरत, गुवाहाटी, पहाड़, पेड़, होटल, गोवा, ये क्या था? ये कौन से टूरिज्म को लेके गए थे जी? कितना पैसा खर्चा किया? और उसके बाद क्या हुआ जी? देखिए दीपक भाई, दिल्ली से औरंगजेब आया था और मराठों का छत्रपति संभाजी महाराज का विश्वासघात करके
उनको कैद करके उनकी हत्या की थी। जी। उन्हें लगा कि हमने हत्या कर दी संभाजी महाराज की, मराठा कब्जे में आ गया। औरंगजेब 28 साल तक लड़ता रहा, महाराष्ट्र की भूमि पे दफन हो गया, लेकिन मराठा जी। साम्राज्य हाथ में नहीं आया। ऐसा ही एक मुगल फिर महाराष्ट्र में आया, फिर उसने मराठी अस्मिता पे हाथ डाला। मैं शिवसेना को कोई क्लीन चिट नहीं देता, भ्रष्टाचार वो भी करते होंगे, राजनीति में कौन है बगैर भ्रष्टाचार का। लेकिन एक क्षेत्रीय दल को जिसके भरोसे आप उस राज्य में राजनीति कर रहे हैं, उसको आपने तोड़ा, आपने उसका सिंबल लिया, आपने उनके लोग तोड़े, आपने उनके विधायक तोड़े, आपने उनके सांसद तोड़े। लेकिन जो औरंगजेब की स्थिति हुई वही बीजेपी की होगी। क्या टाइगर आपको लगता है कि मोदी को कहीं ना कहीं अब ये एहसास हो रहा है, ये इल्म हो रहा है हाँ हाँ कि गलती हो गई, गलती हो गई, हमेशा गलती कर गए? अरे बहुत बड़ा एहसास हो गया उनको, तभी तो उन्होंने वहिनी को मैं फोन करके पूछता था, भाभी को मराठी में वहिनी कहते हैं, तो उन्होंने कहा ना एक टीवी इंटरव्यू में, मैं वहिनी को रोज फोन करके पूछता था कि उद्धव जी की तबीयत कैसी है, और आज भी उद्धव जी पे संकट आया तो मैं साथ में जाके खड़ा हो जाऊंगा। जी। ये क्या है, ये क्या है? इसका मतलब क्या है टाइगर, मतलब तो बताइए। इसका मतलब यही है कि उद्धव जी आप ऐसा मत मानिए कि हम आपके दुश्मन, मतलब हमसे गलती हम हो आप ही गई के हैं। हाँ ठीक है, हो गया, आज भी मैं आपकी कदर करता हूं, आप मेरे दिल के समान पास है। 4 जून के बाद आप फिर जरूरत पड़ेगी तो हाँ कह देना, साथ दे देना। कंप्रोमाइज 4 जून के करने बाद की तैयारी है। कंप्रोमाइज करने के मूड में मोदी हैं, जो जल्दी झुकते नहीं। वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के आगे पब्लिकली झुक रहे हैं, इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो मैं उद्धव ठाकरे खड़ा रहूंगा। मैं लास्ट राउंड पे आ रहा हूं और असली सवाल पर अब मैं आ रहा हूं। ठाकरे पर बातचीत हो गई, महाराष्ट्र पर बातचीत हो गई, मोदी पे बातचीत हो गई। सुधीर जी, फाइनल क्वेश्चन, और बहुत ईमानदारी से जवाब भी चाहता हूं आप दोनों से, पहले आपसे फिर उसके बाद मैं जाऊंगा टाइगर के पास। कितनी सीटें, अगर 48 सीटें हैं, पिछली बार मोदी जी 41 सीट्स ले गए थे, 41, यानी 2 बार मोदी जी ने झाड़ू लगाई, स्वीप किया है महाराष्ट्र को, थोक के भाव, होलसेल में सीटें ले गए। इस बार 48 में से कितनी सीटें आप दे रहे हैं, कितनी सीटें मोदी जी को दे रहे हैं सुधीर जी? दीपक जी, इसका मैं 2-3 चीजें संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मोदी जी ने सिर्फ 9 रैली किए थे, 9 रैली की थी, लेकिन इस बार मोदी जी ने 20 रैली किया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने संकट में महाराष्ट्र में है, संकट में है। तो मुझे लगता है, मैं जिस पत्रकारों से, बाकी एक्टिविस्ट लोगों से, बाकी जमीन से मैं घुमा हूं, जो देखा हूं, मुझे लगता है महाराष्ट्र में ऑल 48 सीट्स फंस गई है बीजेपी की। तो ऐसी कौन सी सीट नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, पीयूष गोयल भी वो अपने ऐसे खुल के बोल नहीं सकते कि ये सीट में 2 लाख वोट से जीत रहा हो, 3 लाख वोट से जीत रहा हो। भारतीय जनता पार्टी कोई भी लीडर, कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, वो कह ही नहीं सकता महाराष्ट्र में कि हमारी इतनी सीटें आ रही है। नहीं, लेकिन चलिए फिर भी आप, मैं समझ गया कांटे की टक्कर है, लेकिन 48 में से आप कितनी सीट कहेंगे एनडीए को, यानी मोदी जी के खाते में 30 सीट जा रही हैं, 35 सीट जा रही हैं, 40 सीट जा रही हैं, पिछली बार से 1 कम, 10 कम, 5 कम, 25 सीट जा रही। कितनी सीट? 20 सीट। एक रफ फिगर, हम लोग कोई सट्टा नहीं खेल रहे, एक रफ फिगर अपने दोस्तों के लिए। नहीं, देखो, मैं भी सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ और मैं भी सट्टा नहीं, एक अंदाजा, मटका नहीं खेलता हूँ, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र का जो मूड है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड है। सुधीर भाई, ये मटका बताना पड़ेगा आपको लोगों को। मटका नहीं खेलता हूँ, लोगों को लगेगा मटका मतलब ये क्या है। सट्टा एक तरह का। सुधीर भाई ने मटका जो बोला वो रतन खत्री का जुआ था, जिसको मटका बोलते थे। एक मटके से चिट्ठियां निकली जाती थी। जी सुधीर भाई, प्लीज बताइए, नंबर पे आइए। मुझे क्या लगता है कि जैसे मैंने कहा, बीजेपी बुरी तरह महाराष्ट्र में फंसी है। जैसे पहले आपको भी कहा था कि कम से कम 50-50 सीट महाराष्ट्र में हो सकती है एनडीए और महाविकास आघाड़ी की। लेकिन ये सीट जैसे जैसे देखो, जो सीट मैं जिस रीजन से आता हूँ, खानदेश रीजन, वहां पे 4 सीटें, नंदुरबार, धुलिया, जलगांव और रावेर। मुझे लगता था बीजेपी वहां पे वाकोर है, वहां पे कोई नहीं है। नंदुरबार में लोग बोलते डमी कैंडिडेट, लेकिन वो सीट आज बोल रहे लोग कांग्रेस जीत गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो सीट बीजेपी श्योर सीट थी
वो भी सीट कांग्रेस हो, एनसीपी हो। तो चलिए बता दीजिए कितना, आधा आधा कर ले, 24 मोदी जी को दे दें, 24 ठाकरे और पवार साहब को दे दें कांग्रेस को। वो मिनिमम, मैं वो मिनिमम बोल रहा हूँ, वो थ्रेशोल्ड है। उसके हाँ। आगे जैसे शरद पवार जी ने कहा, वो 30 और 35 सीट तक भी जा सकती है महाराष्ट्र में, वैसा माहौल है, बिल्कुल है। लेकिन जो 4 तारीख को मेरे ख्याल से वो सब चीजें क्लियर होगी। चलिए वो वानखेड़े जी, टाइगर साहब, सुधीर जी आप कह रहे हैं कि साहब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई शरद पवार कह रहे हैं कि उनकी 30 सीट यानी मोदी जी 10 पर रुक जाएंगे, लेकिन वो पहले कह रहे थे कि सुधीर जी ने 50-50 हो शरद रहा है। पवार के क्लेम को डिनाई नहीं किया। उन्होंने खानदेश चलिए में, टाइगर देखिए आप, मैं खानदेश में, आप बता सुधीर दीजिए, भाई, आप बता दीजिए सीधे। देखिए खानदेश को देखे ही मैं आशान्वित था कि ये 9 सीटें ले लेंगे। पूरा महाविकास मतलब पूरी एनडीए 9 सीट तक पहुंचेगी। मुझे खानदेश पे थोड़ा सा विश्वास था कि क्योंकि जी। आज भी खानदेश में रूट्स है। लेकिन खानदेश की जो आप कहानी बता रहे हो, खासकर उस सीट की जहां डबी कैंडिडेट मैं भी मानता था, जी। तो फिर आप देख लीजिए, विदर्भ में 1 सीट है, मराठवाड़ा में 1 भी नहीं, कोंकण में 1 भी नहीं, पश्चिम महाराष्ट्र में 2 है, खानदेश में मैं फिर 2 दे रहा हूं, और मुंबई में यदि 2 मैं देता हूं, मुंबई कल्याण और सब बेल्ट में, तो इनकी 5 से 7 सीट से जगह आती नहीं है। मैं उसको जनरल से 9 सीट देता हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दे, तो ये सिंगल डिजिट पे, मैं दीपक भाई पहले दिन से अड़ा हूं, ये सिंगल डिजिट पे सीट आएगी। चलिए बिग चैलेंज टाइगर कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत ही खराब जी। पहले मैं एक ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में एक जोक घूम रहा है कि 2019 में जैसा हो तो उल्टा ना हो जाए महाराष्ट्र में, 41 की जगह 14 ना मिल जाए। चलिए जो भी है, बुरी खबर है मोदी और शाकले महाराष्ट्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से उद्धव ठाकरे, जिसको आप कह सकते हैं सड़क पर मोदी जी ले आए थे, पार्टी छीनी, सरकार तोड़ दी, आप कह सकते हैं सिंबल छीन लिया, पूरी तरह से सारे फाइनेंशियल सोर्सेज बंद किए उद्धव ठाकरे के परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये आदमी सड़क से फिर खड़ा हो गया है, और सबसे बड़ा चैलेंजर, द बिगेस्ट चैलेंजर टू मिस्टर मोदी इज उद्धव ठाकरे। और देखना होगा, जैसा टाइगर और सुधीर जी कह रहे हैं, कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा, एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो 2019 की परफॉर्मेंस को दोहरा पाए। कोई चांसेस नहीं है। 48 में से अगर 24 सीट भी ले आते हैं तो बड़ी बात होगी, यानी 50% सीट मिल जाए, दैट्स अ रिकॉर्ड फॉर मिस्टर मोदी। ये स्थिति है। टाइगर आप आए और सुधीर साहब आप आए, बेबाकी से बातचीत हुई, अपनी दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। धन्यवाद।